Um, okay, I guess now I'm live. Hi everyone. This is the first time that I'm doing this, so I'm not sure हर चीज़ के लिए. Please ask me any questions related to UPSC. I am trying to help you guys with your preparation. कुछ भी आपको पूछना हो एग्ज़ाम के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, आई एम हियर टू हेल्प यू. आप बताइए प्लीज़. हेलो एवरीवन. आई वुड लाइक, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे अब तो, anything that you want to know about the exam. My advice to become police, I think police is a great job. All of you should join it. It needs wonderful people. और बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी, सबका अपना अपना बुक लिस्ट होता है. मैं अपना बुक लिस्ट आपको बता सकती हूँ. मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ किया था. मैंने इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह और एनसीईआरटीज़ यूज़ किए थे. मैंने ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और एनसीईआरटीज़ यूज़ किए थे. मैंने एथिक्स के लिए नोट्स, विजन आईएएस के नोट्स यूज़ किए थे. मैंने बाकी कौन सा सब्जेक्ट बचा है, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस के नोट्स यूज़ किए थे. न्यूज़पेपर में हिंदू पढ़ती थी और ब्लॉग्स में इनसाइट्स, आईएएस, मृणाल, ये दोनों फॉलो करती थी. बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मुझे आइडिया नहीं है. मैंने दिल्ली में कोचिंग नहीं की थी, मैंने भोपाल में कोचिंग की थी. बट आई थिंक सारे कोचिंग्स अच्छे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करना है. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप कोई भी कोचिंग जा रहे हो, आपको घर आके हर चीज़ को बार बार रिवाइज करके इंटरनलाइज करना है. मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था. जय हिंद. हिंदी मीडियम के लिए भी आजकल ऑनलाइन आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे. बेसिकली आपको हर चीज़, लैंग्वेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको सारे इश्यूज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं. कोई पॉलिसी है तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है, वो अच्छी चीज़ है कि ख़राब है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया चाइना पॉलिसी अगर आप देख रहे हैं तो वो क्यों ऐसी है, कैसी, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, कोई भी इवेंट का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे कि अगर इंडिया चाइना पॉलिसी है तो अभी कोविड हो गया है, तो हाउ विल इट अफेक्ट इंडिया चाइना पॉलिसी. क्या चाइना कोविड के थ्रू बायोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, क्या चाइना की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है. मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया जा सकता है. आपको बेसिकली एनालाइज करना चाहिए. ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रही हूँ कि साउथ चाइना सी में क्या चाइना अग्रेसिव हो रहा है. मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको उसे एनालिसिस करना आना चाहिए. सुपरफ्लस इंग्लिश इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए. मॉक इंटरव्यू भी आप किसी टाइप से भी दे सकते हो, कोई भी लैंग्वेज में भी दे सकते हो. यू कैन गिव इट इन हिंदी और यू कैन गिव इट इन इंग्लिश, कोई इशू नहीं है ऐसा. हिंदी मीडियम के कोचिंग का मुझे आइडिया नहीं है. मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है. करंट अफेयर्स के लिए तो एक ऑल इंडिया रेडियो का शो आता था स्पॉटिफाई, वो मैं सुना करती थी. उसमें 7 मिनट्स का एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाते थे. फॉर एग्जांपल वाटर इश्यूज़ की बात करनी है तो वाटर कमीशन के चेयरमैन को बुलाते थे. तो उस टाइप के एक रेडियो शोज़ या राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, आप ये सब देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम हिंदू, इवन विजन आईएएस के करंट अफेयर्स की बुकलेट अच्छी होती थी रिवीजन के लिए. तो बेसिकली करंट अफेयर्स मतलब आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको एनालाइज करना है. उसके अलावा रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए, जो आपकी बॉडी क्लॉक को सूट करता है आप वो पढ़िए. मेरा 2017 बैच है, कोई मुझसे बैच पूछ रहा था. मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया था एंड माई रैंक वॉज 168. आपको कितने समय पढ़ना चाहिए ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है. आप जितने भी दिन पढ़ते, जितने भी घंटे पढ़िए उसको मन लगा के फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए. और उस टाइम पे आपको कुछ और नहीं सोचना चाहिए. जब भी आप थक रहे हैं आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले लीजिए.
लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आप जितने भी घंटे आप स्ट्रेच में पढ़ पा रहे हैं। हम्म, सब इंस्पेक्टर के लिए हिंदी मस्ट है कि नहीं, आई थिंक ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। हाँ, होम स्टेट मिलता है, होम स्टेट में वैकेंसीज होती हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी और उस साल आपकी कैटेगरी में वैकेंसीज हैं तो आपको बिल्कुल होम स्टेट मिलता है। मैंने विजन और इनसाइट्स दोनों के मंथली करंट अफेयर्स यूज़ किए थे रिवीजन के लिए। किसी ने मुझसे पूछा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा तो क्या करे, अरे कंसंट्रेशन तो आपको लगवाना पड़ेगा, देयर इज़ नो ऑप्शन। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको अगर ऑफिसर बनना है तो कंसंट्रेशन तो मस्ट है, उसके बिना आप कैसे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या पुलिस ऑफिसर बनेंगे। यूपीएससी की तैयारी कहाँ से करें, आप यूपी बोर्ड से हैं? मैं अभी एसपी रैंक की हूँ, कोई एसपी रैंक समझ रहा है, मैं एसपी रैंक की हूँ। आई वॉज पोस्टेड एज एसपी पाके कसान, अभी मैं कमांडेंट 5th IRBN का चार्ज देख रही हूँ। एनसीसी की वैकेंसीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हिंदी न्यूज़पेपर में आई थिंक दैनिक भास्कर इज़ अ गुड न्यूज़पेपर, आप उससे पढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज़, हाँ, 7th से लेकर 12th तक आपको सारे सब्जेक्ट्स की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए, वो बेसिक होता है प्रेपरेशन का, सो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट। आप उसे बार बार पढ़िए और उसको इंटरनलाइज करिए। मेरा 10th के बाद पीसीएम विद इकोनॉमिक्स था सब्जेक्ट। कौन सी बुक्स पढ़ें, आपको सारे टॉपर्स की अलग अलग बुक लिस्ट मिलेगी, मैंने ऑलरेडी अपनी बुक लिस्ट आपको बता दी है। कौन सी बुक पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बुक आपको अच्छी लगती है वही पढ़िए, बट उसे रिपीटेडली पढ़िए, उस बुक को इंटरनलाइज करिए। बेसिकली आप यूपीएससी का एक सब सिलेबस है ऑनलाइन, आप उसको डाउनलोड कीजिए, फिर बुक लिस्ट आप कोई सी एक पकड़ लीजिए, फिर उसी बुक लिस्ट को आप स्टिक कीजिए। आप बार डिफरेंट टाइप की बुक्स पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज दैट विल जस्ट एंड अप इन कन्फ्यूजन। आप एक बुक पकड़िए, उसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। आई थिंक दैट्स द वे टू सक्सीड इन यूपीएससी। नोट्स कैसे बनाएं, आई थिंक सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं क्या किया करती थी कि जो भी बुक्स हैं और जो भी करंट अफेयर्स के बुकलेट्स हैं या जो भी इस टाइप की चीज़ें, मैं उसी में साइड में छोटे छोटे नोट्स बना लिया करती थी, स्टिकी नोट वाले पेपर्स चिपका के। और अगर कुछ डिटेल में, जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है या कुछ डिटेल में पढ़ना है, तो उसके मैं प्रॉपर रजिस्टर में नोट्स बनाया करती थी। साथ में जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था तो उसके ग्राफ्स हैं और जो भी पिक्टोरियल चीज़ें हैं उनके मैं फ्लैश कार्ड्स बनाया करती थी। तो जैसे आपने ग्राफ्स के फ्लैश कार्ड्स बनाए, तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप वो फ्लैश कार्ड देख लो पढ़ने से शुरू करने से पहले, उससे आपकी मेमोरी में वो चले जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस, अरे ये तो बहुत टफ होता है। किसी दिन आपको वर्क को प्रायोरिटी देना होता है, किसी दिन आपको पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। यूजुअली तो डेज ऐसे रहते हैं कि आपको घर के लिए भी टाइम मिल ही जाता है, बट कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, या कोई बड़े लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, या फिर जैसे अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है, या कोई भी ऐसा इशू चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। बट अगर आपके फैमिली में कोई इशू चल रहा है, अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपकी पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी बन जाती है। आपको समय के हिसाब से एक ना एक किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कैसे तैयारी करें, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर से बेसिकली आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप रेडियो पे स्पॉटलाइट सुनना शुरू कर दीजिए, ये सब चीज़ें आप शुरू कर दीजिए। मैंने किस एज में किया, मैंने 23 ईयर्स में यूपीएससी क्लियर किया। आई वॉज 23 ईयर्स व्हेन आई क्लियर द एग्ज़ाम। नेता प्रेशर डालते हैं, डिपेंड करता है। देखिए, हर टाइप के पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट आप पे वो करते हैं, बट अगर एक आप ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर हो तो सब समझते हैं इस बात को, और कोई भी आपसे कुछ इलीगल चीज़ करने को डायरेक्टली नहीं कहता है।
और हर जॉब में कोई ना कोई टाइप का प्रेशर रहता ही है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में रहो चाहे पब्लिक सेक्टर में रहो, और दैट यू हैव टू डील विथ इट, यू हैव टू लर्न टू डील विथ इट। आजकल मीडिया का रहता है, आजकल प्रेशर ग्रुप्स का रहता है, और हमारा सिस्टम ही ऐसा है, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को बैलेंस करता है, तो उसी टाइप से ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे को चेक्स और बैलेंस में रखते हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था, मैंने विजन आईएएस का करंट अफेयर्स का ऑनलाइन कोचिंग लिया था। सिमिलरली मैंने एस्पायर आईएएस का भी ऑनलाइन थोड़ा सा क्लासेस लिया था, जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए भोपाल में घर बैठे बैठे मैंने ऑनलाइन उसका क्लास लिया था। मॉक इंटरव्यूज़ भी मैंने काफ़ी सारी कोचिंग्स में दिए थे जब मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने संकल्प आईएएस में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने वाजीराम में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, मैंने विजन आईएएस में दिए थे, श्री राम आईएएस में दिए थे। आई थिंक मैंने 20-25 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, बिकॉज आई वांटेड टू बी श्योर। इतने की ज़रूरत नहीं होती, आप 3-4 दे के भी आराम से मैनेज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपने बुक्स मेंशन कर दिए हैं, आप प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हाउ टू बिकम फोकस्ड, बेसिकली आपका गोल क्लियर होना चाहिए यार। मैंने अपने सामने एक टाइम टेबल बना के रखा था कि प्रीलिम्स मेंस ये इतने दिन बचे हैं और हर दिन कितने दिन बच रहे हैं और इतना इतना सिलेबस है, ऐसे ऐसे कवर करना है, इतना ही टाइम है, और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको ये सिलेक्शन चाहिए तो आपको उन लोग से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, उन लोग से ज़्यादा मेहनत करनी है। दैट्स दी ओनली वे अबाउट इट, उसमें कुछ और नहीं कर सकते। मंथली सैलरी आईपीएस की स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। अगर आप हार्ड एरिया में सर्व करते हो तो अलग होती है। इनिशियली हमारी जो सैलरी थी वो 57,800 थी, अभी 61,300 है मंथली। और अगर आप हार्ड एरिया में सर्व करते हो तो आपको हार्ड एरिया अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। मैंने फ़ोन पास में लिया है क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चंस क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर्स की एज लिमिट जनरल पेपर्स की तरह है, 32 इयर्स एज लिमिट है। बेसिक टिप फॉर बिगिनर्स, आप इश्यूज़ को इंटरनलाइज करने की कोशिश कीजिए, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको बेसिक इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई चीज़ क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, कौन से लोगों पे फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आप उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपका विजन क्या है, ये चीज़ों का होना चाहिए। बार बार एवरीवनस आस्किंग मी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। बहुत सिंपल है, आप कोई भी इशू को पकड़िए, उसका पूरा लेफ्ट राइट सारी चीज़ें आप उस इशू के बारे में समझ जाइए। पैंडमिक चल रहा है जैसे अभी कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, इससे क्या इकोनॉमी पे असर पड़ा है, इससे क्या पॉलिटिकल सिस्टम पे असर पड़ा है, इससे हमारी ग्रोथ पे क्या असर पड़ा है, ये इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो गए। फिर साइंस एंड टेक इम्पैक्ट्स हो गए कि इस पे हमें क्या रिसर्च करनी चाहिए, वायरसेस कैसे टाइप के होते हैं, इनका क्योर ढूंढने के लिए हमें कितना आर&डी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कितना चाहिए, और डॉक्टर्स और उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या राइट्स होने चाहिए उनके पास, और कोरोना के टाइम पे हमारे को क्या प्रॉब्लम्स हमारे हेल्थ सिस्टम में दिखी हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर अगर ऐसा पैंडमिक आता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या स्टेप्स लेना चाहिए। मतलब आप हर इश्यूज़ को आप खुद ही अपने उस इशू से रिलेटेड क्वेश्चन सोच सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ढूंढने हैं। बस करंट अफेयर्स यही है कि आपको चीज़ों के बारे में अवेयर होना है और हर चीज़ के बारे में आपको खुद से क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर्स ढूंढने हैं। यही करंट अफेयर्स का बेसिक प्रेपरेशन है। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने बीटेक किया है, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैंने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैं बीएससी बीकॉम नहीं किया है। अब मैं अभी कमांडेंट हूँ 5th IRBN, इंडियन रिजर्व बटालियन होता है, उसकी मैं कमांडेंट हूँ। ईस्ट सियांग करके डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हूँ।
इसके पहले मैं एसपी पाके कसांग थी, 1 महीने पहले ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। मेंस आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें? आई थिंक आपको पैरेलली शुरू से ही मेंस के लिए भी रोज़ दो तीन आंसर लिखते रहना चाहिए। एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद आपको टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। 3 घंटे में आप कितने आंसर्स लिख पा रहे हो, क्या आपकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस चीज़ में इशू आ रहा है, ये आप तब डिसाइड कर सकते हो। मैंने कितने ईयर में कंप्लीट किया? आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन व्हेन आई वाज इन माई 3rd ईयर, और 3rd ईयर और 4th ईयर में मैंने बेसिकली कॉलेज के साथ करंट अफेयर्स और ये सब थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया, एनसीईआरटीज़ कवर की। फिर फाइनली जब मेरा 4th ईयर ख़त्म हुआ तो मैंने फुल फ्लेजेड यूपीएससी प्रिपरेशन की, और उस साल मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया। नेक्स्ट ईयर मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया एंड आई गॉट थ्रू। कॉलेज ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं, एनआईटी भोपाल है मेरा कॉलेज, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। आई थिंक वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इज़ 1 ईयर सफिशेंट टू क्रैक यूपीएससी? हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल क्रैक इट इन दैट पीरियड, प्रोवाइडेड आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने सारे सब्जेक्ट्स को समझ लिया। आई थिंक पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के आपको देखना चाहिए, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस उठा के आपको देखना चाहिए। फिर अगर आपसे वो 1 साल में कंप्लीट हो जाता है देन दैट्स ओके, दैट्स इनफ। बट सबका अपना अपना प्रोग्रेस का टाइम होता है और सबका अपना अपना ग्रास्पिंग एबिलिटी होता है। किसी आदमी को जल्दी समझ आ जाती है, किसी को टाइम लगता है। तो ये कोई रेस नहीं है, आपको जितना भी टाइम लग रहा है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे हैं, सो आई थिंक दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाउ टू चूज़ ऑप्शनल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शनल में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपका इंटरेस्ट क्या है, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट का है, होपफुली आपने उसी में ग्रेजुएशन किया होगा, तो आपका अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट प्रेफर करना चाहिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। दूसरा, आप उसमें कितने अच्छे हो वो कैसे पता चलेगा? तो आप ऑप्शनल्स के पेपर्स उठाइए, पुराने साल के यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनको देखिए, उनका सिलेबस देखिए। जो सब्जेक्ट आपको अपीलिंग लग रहा है और जिसमें आपको लग रहा है आप दूसरे लोगों से बेटर कर पाओगे, आपके पास एज है, आप बेटर अंडरस्टैंड करते हो, आपको वो ऑप्शनल लेना चाहिए। आपको अगर ग्लासेस हैं तो भी आप आईपीएस के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। हाइट क्राइटेरिया आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें हर कास्ट का हाइट क्राइटेरिया और सब चीज़ मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। टेक्निकल सर्विसेज के लिए ये सब क्राइटेरिया होता है, और बाकी जो नॉन टेक्निकल सब सर्विसेज हैं जैसे आईएएस हो गया, उनके लिए कोई क्राइटेरिया सच होता नहीं है हाइट वेट का। इंटरव्यू के बारे में क्या बताऊँ मैं? माई इंटरव्यू वॉज गुड, मतलब इट वॉज, मेरा इंटरव्यू लास्ट में था मेरे बोर्ड में, एंड मेनली मेरे इंटरव्यू में मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जनरल इश्यूज़ में मुझसे विमेन रिलेटेड इश्यूज़ पूछे गए थे। बहुत अच्छा बोर्ड था मेरा, बहुत प्यार से बात करते हैं, इट्स लाइक टॉकिंग टू योर ग्रैंडफादर। वो आपको पूरा काम डाउन करते हैं पहले, एंड देन दे टॉक अबाउट नॉर्मल इश्यूज़। दे ओनली वांट योर ओपिनियन एंड दे वांट यू टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप बताइए, नहीं आती है तो जस्ट मतलब इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू लाई टू देम, बिकॉज वो काफ़ी स्मार्ट लोग होते हैं। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 2 years की होती है। पहले शुरू में फाउंडेशन कोर्स होता है जो सारी सर्विसेज के लिए कॉमन होता है, 3-4 महीने का। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर फर्स्ट फेज़ होता है, तो आपकी ट्रेनिंग दिसंबर से लेकर सितंबर तक रहती है। अक्टूबर में आपका वो ख़त्म होता है। उसके बाद फर्स्ट फेज़ 1, उसमें आपको बेसिक आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपका अटैचमेंट्स होते हैं, आर्मी के साथ अटैचमेंट, और उसके साथ सीआरपीएफ के साथ अटैचमेंट, पार्लियामेंट के साथ अटैचमेंट होता है दिल्ली में। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें 6 months के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट्स में अटैच किया जाता है आपके काडर के। तो आप प्रैक्टिकली एसपीज के साथ सीखते हो कि कैसे डेली लाइफ में वो काम करते हैं, कैसे पुलिस स्टेशन में काम होता है। आप
बेसिक हर कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक का आपको चार्ज दिया जाता है कि समझने के लिए कि आप कैसे पुलिस का हर इंसान काम करता है। और उसके बाद फाइनली आप वापस फेज़ 2 के लिए आते हो और फिर नेक्स्ट ईयर अगस्त में आपका पासिंग आउट परेड होता है और उतनी लंबी ट्रेनिंग होती है, ऑलमोस्ट 2 इयर्स की होती है ट्रेनिंग। इज कोचिंग इम्पॉर्टेंट मैडम? सबका अपना अपना होता है यार। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड स्टडी ऑन योर ओन देन कोचिंग इज़ अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि वो आपको फिक्स्ड रूटीन देती है। ऑल्सो कोचिंग से आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो उस प्रोसेस में आपको हेल्प करती है। तो अगर आप ये खुद से फिगर आउट कर सकते हो देन आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, तो आप कोचिंग ले सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, हर इंसान का अपना अपना होता है। आईपीएस की ट्रेनिंग लबासना में नहीं होती है, लबासना में फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में। आईपीएस की ट्रेनिंग एसवीएनपीए होती है हैदराबाद में, और हैदराबाद में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है आईपीएस की। काफ़ी फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग ट्रेनिंग होती है, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। 12th के बाद आईपीएस नहीं बन सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंपलसरी होता है यूपीएससी देने के लिए, उसके बाद ही यू कैन बिकम आईपीएस। कितनी रैंक तक आईपीएस अलॉट होता है? दैट कीप्स चेंजिंग वैकेंसीज के हिसाब से। हर साल जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब से आपको सर्विसेज में रैंक तक जाता है। यूजुअली 200 210 तक 20 तक तो मिल ही जाता है आईपीएस, कभी कभी 270 तक भी मिल जाता है। डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द वैकेंसीज और कितनी आपकी रैंक है और कितनी हर कैटेगरी में वैकेंसीज हैं। चश्मे का कोई इशू नहीं है आईपीएस में, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स को चश्मा लगा है, बस आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। मेरी रैंक 168 थी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर नाउ। स्टार्ट कब से करें? जब 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 जागो तब सवेरा। आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना, एनसीईआरटीज़ पढ़ना कभी भी शुरू कर लीजिए। बेसिकली यू शुड नो अबाउट योर कंट्री, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कौन है। दिस इज़ जनरल नॉलेज जो सबको ऐसे भी पता होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आपको अपनी कंट्री की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के बारे में एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीज़न भी पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से वोट दे सकें, ताकि आप एक अवेयर सिटीज़न रहें। तो आई थिंक यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको एक बेटर इन्फॉर्म्ड इंसान बनाती है। आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता है, आपकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। प्रीलिम्स के टिप्स, आई थिंक फॉर मी जो सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स में वन थिंग दैट वर्कड वाज टेस्ट सीरीज़। मैंने जितने टेस्ट दिए उतना मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे किस पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। फिर प्रीलिम्स से आपको ये भी पता चलता है कि कैसे गेस करते हैं, इन्फॉर्म्ड गेस कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको 100% आते हैं, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको गेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज़ छुपी होती है और आपको उसको उससे रिलेट करके गेस करना होता है। ऐसे ही ब्लाइंडली गेस नहीं करना होता है, लेकिन मतलब 2-3 चीज़ें आप सोच के कनेक्ट करते हो और फिर गेस करते हो। तो ये आई थिंक मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने से आता है। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा पेपर्स प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप बेटर स्कोर करोगे, उतना इट विल बी गुड फॉर यू। टैटूज अलाउड हैं, बट यूनिफॉर्म सर्विसेज में वी डोंट एनकरेज टैटूज, तो इससे कोई एज सच रूल नहीं है। बट वी डोंट अलाउ गर्ल्स टू पुट ऑन नेल पेंट्स एंड टैटूज आर नॉट एनकरेज इन यू आईपीएस। मेरा नाम ऐश्वर्या शर्मा। आई थिंक वी वर क्लियर अबाउट दैट इन द पोस्टर। रेगुलर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? लाइक आई सेड टू ईच हिज ओन, बट मिनिमम 7 to 8 आवर्स तो पढ़ना ही है, चाहे आपका कितना भी अच्छा कंसंट्रेशन है। दिन में 7 से 8 घंटे आपको मेंस के टाइम पढ़ना है, और प्रीलिम्स में आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना ही चाहिए मेरे हिसाब से। दैट्स द बेयर मिनिमम, इसके बिना नहीं हो पाएगा। गर्ल्स के हाइट का अगेन जो भी क्राइटेरिया है ये आपको मिल जाएगा, बट आई थिंक ये ओनली टेक्निकल सर्विसेज में होता है। जैसा मैंने कहा, आईएएस में हाइट वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है,
पुलिस में होता है। पुलिस के लिए आपको वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कौन सी कैटेगरी के लिए, कौन से जेंडर के लिए कौन सा है। 9th से प्रेपरेशन करने की क्या ज़रूरत है, बट अगर आपको करना है प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो एवरी डे, दैट्स मोर देन इनफ। कोई स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं होता आईपीएस बनने का, आप सिर्फ मेहनत करो एंड प्लानिंग करो। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सब्जेक्ट लोगे, कहाँ से पेपर दोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे सिलेबस कवर करोगे, पुराने साल के पेपर्स को एनालाइज करो, सिलेबस को एनालाइज करो, उसके हिसाब से बुक लिस्ट बनाओ, उन बुक्स को आप अच्छे से पढ़ो, रिपीटेडली टाइम्स पढ़ो, करंट इश्यूज़ को समझो। डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़रूरी है, आपका ओपिनियन होना चाहिए हर इशू पे। फिर आप प्रैक्टिस करो, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस करो पेपर, मेंस के प्रैक्टिस करो पेपर, एसेज प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे दो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से। और अगर सब चीज़ ठीक रही, आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई और आपकी लक भी एक छोटा रोल प्ले करता है, तो लक भी आपका अच्छा होना चाहिए, तो हो गया, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई इसका सेट तरीका नहीं होता, सबके लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। व्हाट वर्क्स फॉर मी मे और मे नॉट वर्क फॉर यू। प्लीज़ सजेस्ट मटेरियल्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई बुक लिस्ट, एंड आप इनसाइट्स ऑफ मृणाल को फॉलो कर सकते हो। दे हैव वंडरफुल बुक लिस्ट एंड उनने सारे टॉपर्स की चीज़ों को भी एनालाइज किया हुआ है। सिमिलरली विजन आईएएस के वेबसाइट पे सारे टॉपर्स के आंसर शीट्स हैं, तो उनसे आप कैसे आंसर्स लिखना है वो भी सीख सकते हो। मतलब आई यूज देम टू लर्न हाउ टू राइट आंसर्स। विच न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट? सारे अच्छे हैं। इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है, हिंदू अच्छा है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था तो मैं इकोनॉमिक टाइम्स और मिंट भी पढ़ती थी। तो जब जो मन करे वो वाला न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एडिटोरियल्स इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोकल न्यूज़ एज सच इंटरव्यू से पहले कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या क्या न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। आई बिकेम आईपीएस इन 2017। नहीं, अंकिता शर्मा मेरी जूनियर है, शी इज़ 1 बैच जूनियर टू मी। हिस्ट्री क्वेश्चंस का क्या वेटेज है? सबका अपना अपना वेट है। पेपर 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स में, और 20-30% हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली मेंस में भी पेपर GS1 पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी 30% पेपर्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। आर्मी के बारे में आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड, यू शुड आस्क समवन फ्रॉम द आर्मी टू गाइड यू, बट आई थिंक आर्मी इज़ ऑल्सो ग्रेट प्लेस टू वर्क एंड आई रियली रिस्पेक्ट द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारी आर्मी और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनफैक्ट CRPF, BSF सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। विच कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन भोपाल? भोपाल में आई थिंक एस्पायर IAS ही था जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, मैंने तो सिर्फ उनका न्यूज़पेपर वाला मॉड्यूल एक अटेंड किया था, बाकी भोपाल में कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी उस टाइम पे। उससे बेटर ऑनलाइन क्लासेस हैं, आई वुड रेकमेंड। मैं कितने घंटे पढ़ती थी वो वेरी करता था यार। किसी दिन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, किसी दिन 10 आवर्स, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं होती थी तो 6 आवर्स, बट मिनिमम 6-7 आवर्स अ डे पढ़ना ही चाहिए। और मेंस के टाइम तो 12-13 घंटे भी कम पड़ जाते थे। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कौन से फेज़ में हो एग्ज़ाम प्रेपरेशन के, कितना सिलेबस बचा है, कितना आप पढ़ पा रहे हो, कम्प्लीटली डिपेंड्स। 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? वो लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो जॉब आप देखना चाहते हो, करना चाहते हो। लॉयर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। वो काम करो जो अच्छा लगे। ऐसा कुछ एक जॉब या कोई एक प्रोफेशन या कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं। सीट्स आर डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो 3-4 साल डिक्रीज़ होती हैं, फिर 3-4 साल इंक्रीज़ होती हैं, वो वैकेंसीज़ पे होता है।
तो जब ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं तो ज़्यादा सीट्स होती हैं, जब वैकेंसीज कम हो जाती है तो सीट्स कम हो जाती हैं। ये फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी इंक्रीज़ होता है कभी डिक्रीज़ होता है, कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी, ऑफलाइन क्लासेस अभी तो कोविड चल रहा है, वैसे भी डजेंट मेक सेंस टू डू ऑफलाइन क्लासेस। आप लोग घर पे ही बैठ के कीजिए ऑनलाइन क्लासेस एंड बी सेफ, वैक्सीनेशन करवाइए व्हेन यू गेट अ चांस टू डू दैट। और बिल्कुल भी मास्क पहने बिना बाहर मत निकलिए। एज यू कैन सी मैं हमेशा अपने पास मास्क रखती हूँ, और अभी मैं ये सेशन ले रही हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा है, नहीं तो मास्क हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई यूनिफॉर्म। मैं मास्क पूरे टाइम पहन लगा के रखती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोविड में। लैटरल एंट्री से सीट्स रिड्यूस तो नहीं होंगी, दैट्स लैटरल एंट्री अभी है भी तो काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे है, बट लैटरल एंट्री बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, सबका अपना ओपिनियन होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर स्ट्रेस, मेंटल वेल बीइंग। आप म्यूज़िक सुनिए, डू अ फिजिकल एक्सरसाइज, आप वॉक करिए, योगा करिए, कुछ ना कुछ करिए घर पे ही अपना। यू टॉक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वीकेंड पे आप 3-4 घंटे निकाल के मूवी भी देखिए। हैव अ गुड लाइफ, मतलब जब भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है देन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। पढ़ाई करते रहिए, ऑफ कोर्स जितना पढ़ाई आप करेंगे उतना अच्छा है, बट बीच बीच में अपने आप को ब्रेक्स दीजिए। अपनी पसंद का खाना खा लीजिए। अब कभी अपने दिन भर पढ़ लिया तो रात में 1 घंटे कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली। बीच बीच में जो भी जिनसे भी बात करके आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, उनसे बात कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। आज भी मैंने बड़े मुश्किल से टाइम निकाला है। पुलिस में टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बट बिकॉज अभी माहौल इतना नेगेटिव हो रहा है एंड यू नो देयर सो मच नेगेटिविटी, आप लोग को ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल एंड जस्ट टेल यू कि होल्ड ऑन, स्टे स्ट्रांग। जब भी एग्ज़ाम होगा कभी ना कभी तो होगा, इवन दो देयर इज अनसर्टेनिटी कि कब होगा, तो यू प्रिपेयर एंड डू योर बेस्ट। आप हर दिन को यूटिलाइज करो, जितना ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है उसको बोनस की तरह ट्रीट करो, अपने आप को उसमें इम्प्रूव करो। ये मत सोचो कि कब एग्ज़ाम होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आई नो इस फेज़ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हैव फेथ। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि मैं केपेबल हूँ और मैं कर लूँगी, तब तक यूपीएससी को भी आप पे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपको उनको कन्विंस करना है कि मैं सही हूँ, आई एम फिट टू बी एन ऑफिसर। तो पहले आप अपने आप को कन्विंस करो। सो जस्ट कीप वर्किंग। मैं पॉजिटिव ऐसे ही रहती थी। मेरे फादर मुझे कुछ ना कुछ गीता से कोट करके सुनाते रहते थे। मैं ऐसे अच्छे वीडियोस देखती थी। मैं कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स मैंने लगा रखे थे अपने रूम में। एंड कुछ भी होता था तो मैं यही सोचती थी कि मैं केपेबल हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने इतनी मेहनत की है, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगी। यूपीएससी हर चीज़ का एंड नहीं होता है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। आप यूपीएससी क्लियर करते हो, वेल एंड गुड, आप शुरुआत करते हो, अभी कुछ नहीं है, आपको बहुत लंबे जाना है। आप अच्छे ऑफिसर बनोगे, मेहनत करोगे, लंबी जर्नी है। सिमिलरली आप नहीं भी बनते हो तो आप जो भी फील्ड में जाते हो, आपको बस अच्छा काम करने का इंटेंशन होना चाहिए, आपको एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको इंटीग्रिटी होनी चाहिए अपनी वर्क एथिक्स की तरफ। आप कोई भी फील्ड में एक्सेल करोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि यूपीएससी ही है या आर्मी ही है या डॉक्टर ही है, सारे फील्ड्स अच्छे हैं, सारे फील्ड्स ज़रूरी हैं, कोई इशू नहीं है उस बारे में। हाँ, कोई लिख रहा है आई सैल्यूट यू इन योर यूनिफॉर्म। बिल्कुल, आई होप कि आप आए पुलिस में एंड यू कैन सैल्यूट मी इन यूनिफॉर्म। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग आए पुलिस में। पुलिस इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन एंड इट नीड्स गुड पीपल, स्पेशली वी नीड मोर लेडी ऑफिसर्स। हमारे पास कम लेडी ऑफिसर्स हैं, तो आई वुड एनकरेज मोर एंड मोर गर्ल्स टू ऑप्ट फॉर आईपीएस। कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं चाइल्ड रिलेटेड, पॉक्सो रिलेटेड और रेप्स, और जिसमें मुझे लगता है कि हमें लेडी ऑफिसर्स की एज आईओज बहुत ज़रूरत होती है।
सिमिलरली जो सेंसिटिव पुलिसिंग होती है, जिसमें कई लोग होते हैं जो ओपन अप नहीं कर पाते हैं चाइल्डहुड अब्यूज़ के बारे में या कोई भी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ के बारे में, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो आई थिंक काफ़ी लोग लेडीज़ को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आई थिंक वी नीड मोर लेडी कॉप्स एंड लेडी पुलिस ऑफिसर्स। तो आप मोर एंड मोर गर्ल्स शुड जॉइन सिविल सर्विसेज एंड आईपीएस, आई थिंक। मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, एज सच कोचिंग जाके ऑनलाइन क्लासेस मैंने की थी एस्पायर रिविजन के करंट अफेयर्स मॉड्यूल की, और इन मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने। बाकी एज सच कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे कोई कोचिंग प्रॉपर नहीं की थी मैंने, जैसे वाजी राम और श्री राम और ये सब जो लोग करते हैं वो सब मैंने नहीं किया था। मैंने एक एक महीने का ऑनलाइन मॉड्यूल जो होता है वो किया था, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था। मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मेरा इंग्लिश मीडियम था, बार बार लोग पूछ रहे हैं। हाउ आई फेस्ड आईपीएस इंटरव्यू सेम होता है, सारे सर्विसेज का इंटरव्यू सेम होता है। यू हैव टू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी योर सेल्फ। आप जो नहीं हो वो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको अपना ट्रू कलर्स दिखाने चाहिए। जस्ट बी ऑनेस्ट, बी रिस्पेक्टफुल। आपको बिना बात के किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स, दे हैव एक्सपीरियंस। तो बी पोलाइट बट बी फर्म। आपका जो भी ओपिनियन है उसको आप अपने फर्मली बताइए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर का ओपिनियन है उसको खुश करने के लिए आप उसके हिसाब से अपने इंटरव्यू के आंसर्स चेंज कर लीजिए। इंटरव्यू की प्रेपरेशन यही होती है कि आपको अपने ऑप्शनल के बारे में पता होना चाहिए। जो आपका डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपने क्या क्या लिखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कार्डर प्रेफरेंसेस, सर्विस प्रेफरेंसेस, ग्रेजुएशन, अचीवमेंट्स, हॉबी, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया उसके बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, फिर उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स में प्रेसिंग इश्यूज चल रहे हैं उनके बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है देन जस्ट से दैट आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर। यू शुड बी एबल टू से दैट। आपको हर चीज़ आएगी भी नहीं और आ भी नहीं सकती है, किसी को नहीं आती है। जस्ट डोंट लाई, डोंट प्रिटेंड, बी योर सेल्फ। उनको इंटरव्यू में बस यही चाहिए और कुछ भी उनको नहीं चाहिए। कोई समवन आस्किंग में कि कौन सा ऑप्शनल बेस्ट होता है, कोई ऑप्शनल बेस्ट नहीं होता है, सारे ऑप्शनल अच्छे होते हैं। जो आपके लिए बेस्ट है वो आप चूज़ करो। स्टेट सर्विसेज में मैंने सोचा था अगर मेरा यूपीएससी में नहीं होता तो मैं नेक्स्ट स्टेट सर्विसेज में ट्राई करने का मैंने सोचा था। थैंकफुली हो गया, वाज गुड। डैफ मैंने बताया ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप मेंस के टाइम पे भरते हो। उसमें आपके सारे सर्विसेज के आप प्रेफरेंस देते हो कि कौन सी सर्विस को आप क्या प्रेफरेंस देना चाहते हो। आईपीएस को कौन सा नंबर देना चाहते हो, आईएएस को कौन सा, पोस्टल सर्विसेज को कौन सा, डिफेंस अकाउंट्स को कौन सा, ऐसे करके पूरा एक सीरियल नंबर वाइज। फिर कार्डर आप कौन सा लेना चाहते हो, होम कार्डर, उसके बाद कौन सा। तो आजकल जोनल सिस्टम है तो आप जोनली आप कौन सा जोन सिलेक्ट करना चाहते हो। फिर आप कौन से लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो, आपके क्या वो हैं, ये सब आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में यूपीएससी आपको भराता है जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो। और आई थिंक आजकल आपको मेंस क्लियर करने के बाद भी उसको भरने का मौका रहता है। इट हैज़ चेंज्ड। मेरे टाइम पे हम प्रीलिम्स के बाद भर देते थे एंड देन हम चेंज नहीं कर सकते थे। जो हमने प्रीलिम्स के बाद भर दिया वही रहता था। बड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे जोन्स का भी सिस्टम नहीं था, अब जोन्स का सिस्टम आ गया है। कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लें ये कम्प्लीटली मैंने आपको बोला, आपका ग्रेजुएशन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। कोई फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं होता है जो जिससे क्लियर लाइफ में होता है। जो आपको इंटरेस्ट है जिस चीज़ में बनने में, आप वो वाला सब्जेक्ट कॉलेज में लीजिए।
और कोशिश कीजिए उसी को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बनाएं यूपीएससी में, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, पैशन हो और जिसमें आप अच्छे भी हों। ट्रेनिंग फेज़ के बारे में मैं क्या बताऊं, लबासना में जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी में, उसमें हमारा ट्रेनिंग काफ़ी अच्छा होता है। इट्स अ फन ट्रेनिंग। उसमें आपको बेसिक गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाया जाता है। उसके अलावा उसमें एक हिमालयन ट्रैक होता है, उसके पहले 4 अलग अलग ट्रैक्स होते हैं अराउंड मसूरी, जिसमें आपको हिल्स को कैसे ट्रैक पे चढ़ना, फिज़िकल एंड्योरेंस, ग्रुप के साथ कैसे आप बिहेव करते हो, वो सब सिखाया जाता है। फिर सिमिलरली इंडिया डे सेलिब्रेशन, सारे रीजनल डेज, महाराष्ट्र डे, केरला डे, सारे टाइप के डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिससे कि आपको वहाँ का कल्चर, उनका फूड और ये सब पता चले। इसके अलावा विलेज विजिट होती है, जिसमें 1 वीक के लिए आप कोई भी विलेज में भेजे जाते हो। फिर विलेज पे कैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसर्स वर्क करते हैं, वो सिखाया जाता है। विलेज के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो कि क्या प्रॉब्लम है किसकी, कैसे आप एज एन ऑफिसर आप पर्सपेक्टिव देखते हो। सब लोग अपने गांव गए होते हैं, सबके अपने अपने गांव होते हैं, उसमें गए होते हैं, बट एक बार आप ट्रेनिंग में एक ऑफिसर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप एक दूसरे गांव जाते हो, तो उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग, ऑफिसर्स की फंक्शनिंग, वो सब सिखाया जाता है। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। बेसिकली इसमें आपका फाउंडेशन बनाते हैं, जो सारे ऑफिसर्स के लिए सेम रहता है। इसमें फॉरेन सर्विसेज के भी ट्रेनी रहते हैं, फिर आईपीएस भी रहते हैं, इनकम टैक्स वाले भी रहते हैं, कस्टम्स वाले भी रहते हैं, ट्रेड सर्विसेज वाले भी रहते हैं। बेसिकली इसमें आपको अक्रॉस आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने का, उनकी जर्नी सुनने का, ये सब का मौका मिलता है। फिर जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम होती है। उसमें तो आपको फिजिकली और मेंटली बहुत पुश किया जाता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग, बट वैसी ट्रेनिंग आपको कभी मिल ही नहीं सकती जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है कोई भी सर्विस में, एंड आर्मी आई थिंक सिमिलरली। तो उसमें यही होता है कि आपके एंड्योरेंस चेक करते हैं। पहले तो आपके क्लासेस होती हैं बेसिक लॉ और उन सब के बारे में। उसमें आपको आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फिर कैसे पोस्टमार्टम और ये सब, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, एथिक्स, ये सब पढ़ाया जाता है। फिर सुबह सुबह आपकी पीटी होती है, उसमें रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स। फिर आपका बैटल्स एंड ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें करनी होती है, मंकी जंप, ये क्रॉल, टार्जन जंप, पूरा आपको ऑब्स्टिकल कोर्स जैसे आर्मी में होता है वो करना होता है। स्विमिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, उसके अलावा रूट मार्चेस होते हैं, मैप रीडिंग होती है, आप जंगल अटैचमेंट होता है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, हर चीज़ होती है। हर फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी को वो कवर करते हैं। और गेम्स होते हैं, सारे गेम्स सिखाए जाते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और सारे गेम्स, थ्रो बॉल। इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग। आप शाम तक पूरे थके हुए 7 बजे रूम में आते हो, फिर अगले दिन 5:30 बजे से आपका शुरू हो जाता है रूटीन, और ये साल भर चलता है। उसके बाद अटैचमेंट्स होते हैं, फिर फॉरेन अटैचमेंट भी होता है। हमको सिंगापुर जाने का मौका मिला था, तो सिंगापुर पुलिस कैसे काम करती है, उनका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब हमने वहाँ पे सीखा था। ट्रेनिंग इज़ अ ग्रेट फेज। मतलब बहुत बार आपको चोट लगती है, यू फॉल डाउन, यू ब्रेक अपार्ट, यू डाउट योर सेल्फ, फिर आप वापस यू पिक योर सेल्फ अप। इट मेक्स यू स्ट्रोंगर एंड इट मेक्स यू रेडी फॉर द फील्ड। आई वॉज ब्लेस्ड, हमारे एक डायरेक्टर थे अभय सर, अभी वो डीजीपी ओडिशा हैं। तो अभय सर वॉज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर एवर। उनके रहने से बहुत फ़ायदा था। सिमिलरली हमारे एडीओडी सर थे, पवन सर, वो हमें आउटडोर्स की ट्रेनिंग देते थे, एंड ही वॉज अ ग्रेट गाय। तो these are the two people, and then there was Veena Bharti ma'am. She used to teach us in basic course. These are the people that will stay with me forever. So training is memorable. You have your squad, you have your batchmates, they become your family. जितनी आप यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम मेहनत करते हो, फिर वो ट्रेनिंग में वो आपको रिवॉर्ड मिलता है। मतलब इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आई वुड मतलब नॉट गिव अवे माई ट्रेनिंग डेज फॉर एनी थिंग। बेस्ट, बहुत अच्छा होता है। इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, यू कैन वेरी वेल डू हिंदी में, कुछ ऐसा इशू नहीं होता है। जो आपकी मदर टंग है उसमें आजकल
जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती हैं उन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आप इंटरव्यू भी दे सकते हो, मेंस भी लिख सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। कोई ऐसा नहीं। कितनी रनिंग करनी पड़ती है? बहुत रनिंग करनी पड़ती है ट्रेनिंग में। आई थिंक फाइनली जो हमारा लास्ट क्रॉस कंट्री होता है वो 16 किलोमीटर्स का होता है और उसको हमें फिक्स्ड ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है। आई थिंक लड़कियों के लिए 115 मिनट्स का टाइम था और लड़कों के लिए 105 मिनट्स का। उसमें 16 किलोमीटर करना होता है। मेरी एज 23 थी जब मैंने ज्वाइन किया, अब मेरी एज 27 है। बिन 4 years। नहीं, टूथ डिसऑर्डर से कोई रिजेक्शन नहीं होता है, ये तो बड़ा स्टूपिड सा बात है। सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस होता है और फ्लैट फीट नहीं होने चाहिए, दो चीज़ें होती हैं, प्लस हाइट का क्राइटेरिया होता है आईपीएस और टेक्निकल सर्विसेज में। नॉन टेक्निकल सर्विसेज में कुछ भी नहीं होता है। इज़ देयर अ टेक्निक टू रिमाइंड व्हाट वी रीड फॉर प्रेपरेशन? बस रिपीटेड रिविजन, आप बार बार रिवाइज करो। यूपीएससी की तैयारी में रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो भी पढ़ा है उसे बार बार रिवाइज करते रहो तब तक जब तक वो आपके अंदर बैठ ना जाए, और कोई तरीका नहीं होता। कई लोग नोट्स लिख लिख के, आंसर लिख लिख के भी पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड। वट एवर वर्क्स फॉर यू आप वो कीजिए, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। कई लोग जय हिंद कर रहे हैं, जय हिंद। कलर ब्लाइंडनेस के लिए ब्रेन मैपिंग नहीं करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक बुकलेट होता है, उसमें वो आपको अलग अलग कलर्स होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। तो ये जब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू के साथ आपका मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है 1 दिन का, तो उसमें आपको डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाना होता है। तो जो सारे टेस्ट होते हैं, 20-25 टेस्ट होते हैं मेडिकल, वो आपको करवाने होते हैं। तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन में यू मेडिकली आप फिट हो कि नहीं टेक्निकल सर्विसेज के लिए, ये डिसाइड होता है। हाँ, फ्लैट फुट है तो आपको फ्लैट फुट में आप कुछ कर नहीं सकते हो। दैट जस्ट मीन्स कि आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए नहीं हो। आप यू कैन ट्राई फॉर आईएएस, यू कैन ट्राई फॉर अदर फॉरेन सर्विसेज, ये सारे नॉन टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप कर सकते हो। मेरा ऑफिस देखना चाहते हैं आप? आई डोंट नो। ये मेरा ऑफिस। बॉयज़ और गर्ल्स की रनिंग के टाइम में डिफरेंस होता है बस। बाकी आईपीएस की ट्रेनिंग में सबको रनिंग करनी होती है रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। लड़की हो तो आप थोड़े और कम स्पीड में दौड़ सकते हो, दैट्स अबाउट इट, पर आपको भी दौड़ना होता है। कोई भी लेडी आईपीएस ऑफिसर किसी भी मेल आईपीएस ऑफिसर से किसी तरीके से भी कम नहीं होती है, एकदम कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। तो सिमिलरली कंधे से कंधे मिला के भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है कि आप लेडी हो तो आपको ये नहीं करना है। जब हमें सैलरी सेम मिलती है और हम काम सेम करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी सेम ही होनी चाहिए ना। ब्रेन मैपिंग नहीं होती है ये, आई डोंट नो आप लोग को किसने बता दिया है। ब्रेन मैपिंग कभी भी नहीं होती है। यूपीएससी के किसी भी स्टेज में कोई आपकी ब्रेन मैपिंग नहीं करता है, दिस इज़ अ मिथ। मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए। आया तो देर आर नॉन टेक्निकल सर्विसेज ना, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेस वेस नहीं होती है, ये आपकी ट्रेनिंग के टाइम होती है। क्रॉस कंट्री रनिंग, उसमें कुछ रेस नहीं होती है। एक बार आपको पता होगा यूपीएससी में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। सारे एक तो रिटन प्रीलिम्स होता है, रिटन मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ मेडिकल चेकअप होता है। उसमें फिजिकल चेकअप किया जाता है बॉडी का। कोई फिजिकल रनिंग ये सब नहीं होता है यूपीएससी में। नहीं, टैटू का कोई इशू नहीं होता है मेडिकल में। आप टैटू इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सब लोग को टैटू में बहुत इंटरेस्ट है आजकल।
सैलरी की आप अभी क्यों चिंता कर रहे हो? सैलरी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपका एक बेसिक पे होता है, डीए होता है, एचआरए होता है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि हर किसी का पे स्लिप और सब मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, क्या मिलता है, कितना मिलता है, किसको कितना वो मिलता है। उसके अलावा आपको एचआरए मिलता है सिटीज़ के हिसाब से, आप जिस सिटी में रह रहे हो और सर्विस दे रहे हो उसके हिसाब से आपको एचआरए मिलता है, घर की कॉस्ट जो कवर करता है। फिर उसके अलावा आपको ट्रैवलर टीएडी अलाउंस मिलता है जब आप कोई ऑफिशियल विजिट पे, मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए कोई जगह पे जाते हो। ये सब आपको सैलरी में मिलता है। डियरनेस अलाउंस जो कि रिवाइज होता रहता है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, और ये सब। यूट्यूब चैनल, मैंने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था। मैं मृणाल और इनसाइट्स को फॉलो करती थी बस। इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आ गए आजकल। ऐसा ज़रूर था कि जब मुझे किसी चीज़ में कोई डाउट होता था तो मैं उस चीज़ को गूगल और यूट्यूब पे ढूंढ लेती थी। जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ती थी, मुझे किसी कर्व में या कॉन्सेप्ट में डाउट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रही हूँ, कुछ डाउट है, तो मैं सीधे गूगल कर लेती थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उससे रिलेटेड जो भी यूट्यूब में अगर कोई वीडियो देखना होता था तो देख लेती थी। सिमिलरली कोई क्राइसिस हुआ है तो क्राइसिस से रिलेटेड आप गूगल कर लो, यूट्यूब पे जो भी मोस्ट रेलिवेंट वीडियो आएगी उसको आप देख सकते हो। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आप वो बिल्कुल ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बॉडीगार्ड है जी, पीएसओ होते हैं। आई हैव 2 पीएसओज। 12-12 घंटे की उनकी जॉब होती है। और पुलिस की नौकरी में बिकॉज़ हमारे बहुत एनिमीज़ बनते हैं, हम सारे गलत लोगों को रोकते हैं, तो थ्रेट्स आते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम्स आता है, तो इसलिए आपको पीएसओ दिया जाता है। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए रहता है ताकि कभी भी कोई इंसिडेंट हो तो वो आपको सेफ रख सके। हाँ, आईपीएस इज़ अ ग्रेट जॉब। यू शुड चूज़ इंडियन पुलिस सर्विस, इट्स ग्रेट। इंटरव्यू के बारे में आप ऑलरेडी सेड, मीडियम के बारे में आप ऑलरेडी सेड मेरा इंग्लिश मीडियम था। इफ़ यू नो द आंसर एंड इफ़ यू राइटिंग इट, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पब एड और सोशोलॉजी और इन सब में क्या होता है